हाय फ्रेंड्स, हम इस वीडियो से एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। तो आज हम चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले आता है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड, ये कैसे इम्पोज हुआ और इसके इम्पोज होने के बाद क्या चेंजेस आए, हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाया ताकि उसका रूल या साम्राज्य बना रहे और जिस तरीके से फंक्शनिंग चल रही है वो चलती रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उसके हाथ से ये सुनहरा मौका निकल जाए और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं बंद ना करनी पड़ जाए। इसलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लगा के उसे अपने कंट्रोल में लेने की मन बना लिया। लेकिन ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? तो इस एक्ट का जो बैकग्राउंड है वो कहीं 1768 में जाके स्टार्ट होता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक बहुत पैसे कमा रही थी और ग्रेट ब्रिटेन में भी बहुत हद तक प्रॉफिट्स भेज रही थी। तो क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स जो थे वो बहुत सारे ग्रेट ब्रिटेन के ही थे, मतलब बहुत सारे क्या, सारे ही ग्रेट ब्रिटेन के थे। और उन शेयर होल्डर्स को वो एक अमाउंट भेजा करती थी 1768 से पहले। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद ही लोन लेना पड़ गया। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी फिनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगी और 1773 में ये नौबत आ गई कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इसको अपने अंडर ले लेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एज अ रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को 400,000 पाउंड्स तक हर साल एनुअली वापस भेजा करती थी। ये इंडिया में एक लौती कंपनी थी, अपनी मोनोपोली इंजॉय करती थी और उस वजह से ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रही। लेकिन 1768 में आके ये फ़ायदा फिनेंशियल क्राइसिस में बदल गया। और ये जो फिनेंशियल क्राइसिस था वो ज़्यादा चिंताजनक इसलिए हो गया क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ इसकी शेयर होल्डर्स थी जो कि ब्रिटेन में एक ओहदा रखती थी। और इसी वजह से गवर्नमेंट और जो क्राउन थी वो इसको रेगुलेट करने के लिए अग्रसर हो गई। वो चाहती थी कि इसे रेगुलेट कर लिया जाए और अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो 1768 में इसकी फिनेंशियल क्राइसिस की कहानी स्टार्ट हुई। एक्चुअली में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतने रिटर्न्स भेजा करती थी वो अचानक से बहुत सारे डेट्स में आ गई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी प्रोडक्शन थी उसका बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में। लेकिन अमेरिका ने 1768 के आसपास आकर एक अलग ही रास्ता अपना लिया। उन्होंने शुरू किया डच टी को स्मगल करना, जिसके वजह से 85% तक प्रोडक्शन जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टी प्रोडक्शन थी, वो लंदन के वेयर हाउसेज में सड़ती रही, जिसके वजह से उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। और उसकी वजह से वो फिनेंशियल क्राइसिस में दर बदर आती चली गई। पहले जहां उन्होंने रिटर्न्स भेजने बंद कर दिए, वहीं 1770 में पहुंचते पहुंचते उन्होंने लोन की दरकार शुरू कर दी ग्रेट ब्रिटेन से, वरना सारे प्रोडक्शंस को रोक देना पड़ता। तब आए लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी, और रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत सारे चेंजेस आए जो कि पहले नहीं थे, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद वो आ गए। तो पहला चेंज था कि it limited company dividends to 6% until it repaid
1.5 million pound loan and restricted court of directors for 4-year term. तो उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो डिविडेंड्स थे, जो रिटर्न जाता था, वो 6% पे फिक्स कर दिया जब तक कि वो पूरा 1.5 मिलियन का लोन वापस नहीं कर देंगे. और जो डायरेक्टर्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसको 4 ईयर के टर्म तक ही रख दिया गया. रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि 4 इयर्स का ही टर्म होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का. दूसरा सबसे बड़ा फैसला जो कि इसमें हुआ वो ये था कि इट रिस्ट्रिक्टेड इट्स ओन ऑफिसर्स. It prohibited the officers from indulging in the private trades and accepting or indulging into bribes from natives. ये सबसे बड़ा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान में जाने का, क्योंकि उसके अपने ही ऑफिसर्स प्राइवेट ट्रेड्स और कई बारी ब्राइब्स लेके अपने सगे संबंधियों को फ़ायदा पहुंचाते थे. इस वजह से प्राइवेट ट्रेड्स और ब्राइब्स को बंद करने के लिए इन पे पूरी तरीके से प्रोहिबिशन लगा दिया गया. यहाँ तक कि नज़र भी रखने लगे कि अपने ऑफिसर्स पे कि कहीं ये ब्राइब्स तो नहीं ले रहे या अपने किसी रिलेटिव को या नेटिव को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचा रहे हैं किसी और तरीके से. इसके साथ साथ ही लॉर्ड नॉर्थ ने गवर्नर ऑफ बंगाल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उनके अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे दोनों को डाल दिया. इसके साथ साथ ही उन्होंने एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल बनाई जिसके अंडर 4 एडिशनल लोगों को भेजा गया जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सर्व करने वाले थे. ये 4 लोग थे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बैरविल एंड फिलिप फ्रांसिस. इन लोगों से मिलके ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल बनी. इसके साथ साथ ही वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया कैलकाटा में ही सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया फोर्ट विलियम्स में, और ये एपेक्स कोर्ट था उस वक्त. और आज के टाइम में एपेक्स कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो कि दिल्ली में है, लेकिन उस वक्त ये कैलकाटा में था. और इसी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ब्रिटिश जजेस भेजे ताकि वो जो लीगल सिस्टम ब्रिटेन में फॉलो होता है वो यहाँ फॉलो करें और वहाँ के लीगल सिस्टम को यहाँ एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दें. जिसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स होने लगी और इसी रास्ते के थ्रू उन्होंने जो जितने भी लॉज ग्रेट ब्रिटेन में थे वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए, जैसे कि IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट. ये सब वहाँ के लॉज थे जो यहाँ पे आ गए. तो इस वीडियो में इतना ही. आप सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगली वीडियो में जब मैं आऊँगी तो पिट्स एक्ट 1784 को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ना प्रेस करना भूलें. न्यू वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें. थैंक यू.